जो इदारा ऐसा है ना जो टैक्स कलेक्शन करता है या ऐसी चीज़ करता है, वो जनरली लोगों को पसंद इतना आता नहीं है। अवाम विल नेवर थिंक गुड थिंग। क्योंकि एफबीआर जो है उसका जो प्राइम पर्पस है वो है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और हम हैं ही गवर्नमेंट का वो बाजू के जिसने मेहनत करनी है और रेवेन्यू अर्न करके देना है गवर्नमेंट को कि वो इसको स्पेंड कर सके। हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सिविक सर्विसेज इंप्रूव कर लेते हैं तो डेफिनेटली पीपल विल फील द डिफरेंस कि उनका दिया हुआ पैसा उन पर खर्च हो रहा है। अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा, ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है। हम खुद ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स का बर्डन है ये शिफ्ट हो, बैलेंस हो, इसमें टैक्स में नेट में और भी लोग ऐड हों। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम भी कम टैक्स दें। तो एफबीआर इस वक्त ऐसे इनिशिएटिव्स बिल्कुल ले रहा है। मैं एक अच्छी बिजनेस हूँ, तमीज़दार बिजनेस हूँ, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा? तो आपको वही पेनल्टी लगेगी जो लॉ में ऑलरेडी गिवन है, और वही पेनल्टीज अभी डिजिटल इनवॉइसिंग को फॉलो ना करने के लिए भी वही पेनल्टीज लगेंगी। तो पेनल्टी इज ऑलरेडी देयर कि इस वक्त एफबीआर ने एक इनलैंड रेवेन्यू एनफोर्समेंट नेटवर्क टीम्स बनाई हैं कि जो कि रैंडमली डिफरेंट इंटीग्रेटेड यूनिट्स पे टैक्स पेयर्स के पास विजिट करेंगी और फिजिकली चेक करेंगी कि सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है और लाइव है। इस वक्त हमारे पास सेल्स उनकी रिपोर्ट हो रही है। 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल है। वो एक फ़ोन नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेरी है टैक्स पेयर का वो उस वक्त वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। पर आई वुड टेक अ प्राइड कि एफबीआर अगर आप कंपेयर करें इस वक्त तमाम गवर्नमेंट के इदारों में तो आपको सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन एफबीआर में नजर आएगी। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today. Khadija Hussain is the second secretary internal system digitalization from FBR. पहली बात तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच शायान फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस स्पेशल प्रोग्राम। अच्छा, शुरू में ऐसे करना चाह रहे थे, अभी हम ऑफ एयर भी ये डिस्कस कर रहे थे कि बड़ी मुश्किल जॉब है आपकी। आपने जब CSS दिया था और इस फील्ड में आना चाह रहे थे, क्योंकि FBR या एनी जो इदारा ऐसा है ना जो टैक्स कलेक्शन करता है या ऐसी चीज़ करता है, वो जनरली लोगों को पसंद इतना आता नहीं है। अवाम विल नेवर थिंक गुड थिंग्स, क्योंकि आई गेस वही वाली बात आ जाती है ना कि आपका काम ही ऐसा है जो थोड़ा-सा मुश्किल है। आपने लोगों से पैसे लेने हैं और आगे डिफरेंट हुकूमत के इदारों को देने हैं। तो फर्स्टली ऑन अ ह्यूमन लेवल हाउ हार्ड इज़ इट वर्किंग इन FBR? आपको कैसा लग रहा है ये एक्सपीरियंस? वैसे इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन टू बिगिन द कन्वर्सेशन। मुझे ऐसे लगता है कि अगर एज़ फार एज़ माई जॉब इज़ कंसर्न और मेरी सेटिस्फेक्शन अगर आप मेरी पर्सनल जॉब के साथ देखें तो व्हेन आई जॉइंड सिविल सर्विस एंड आई लैंडेड इन इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, तो मेरे लिए ये मतलब एक स्टीम की बात थी। और व्हेन आई रियलाइज्ड कि मेरी कितनी इंपॉर्टेंस है कि आई कलेक्ट रेवेन्यू एंड इट गोज़ इन नेशनल किटी और फिर पाकिस्तान अपने एक्सपेंडिचर्स उसमें से पूरा करता है, तो मतलब वो एक बहुत आपकी ना एक सेटिस्फेक्शन वाला लेवल बढ़ता है द मोमेंट यू कलेक्ट मोर रेवेन्यू। क्योंकि आपको पता है एफबीआर बेस करता है टारगेट्स पे। हर ईयर हमारे टारगेट्स रिवाइज होते हैं और हमने उतना ही रेवेन्यू कलेक्ट करना होता है। बट इसकी नेगेटिव साइड ऑन द अदर साइड ये है कि कभी भी कोई भी टैक्स पेयर जिसको हम चाहे जितनी भी शायद अच्छी भी सर्विसेज दे दें वो कभी भी खुश नहीं होगा हमसे, क्योंकि जब आप किसी की पॉकेट से टैक्स निकलवाते हैं जो कि शायद उसने खुद रिटर्न के साथ नहीं जमा कराया, या अब आप किसी से सेल्स टैक्स भी चार्ज करते हैं और एवरीथिंग लाइक इट्स आइदर शैम्पू और सोप और व्हाटएवर, तो सेल्स टैक्स आप चार्ज कर रहे हैं तो कोई भी इस पर खुश नहीं हो सकता। तो ये ऑफकोर्स हमारी जॉब की एक नेगेटिव साइड है। बट एट द सेम टाइम मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड करूँगी कि अगर क्योंकि एफबीआर जो है उसका जो प्राइम पर्पस है वो है रेवेन्यू कलेक्ट करना, और हम हैं ही गवर्नमेंट का वो बाजू के जिसने मेहनत करनी है और रेवेन्यू अर्न करके देना है गवर्नमेंट को कि वो इसको स्पेंड कर सके। तो अगर जो बाकी इदारे हैं कि जो सारे स्पेंडिंग साइड पर हैं अगर वो अपनी सर्विसेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड कर रहे हों ताकि हेल्थ सर्विसेज बेहतर हों, एजुकेशन की सर्विसेज बेहतर हों, तो आई थिंक कि फिर जो लोगों का एक ट्रस्ट डेफिसिट है कि जी हमारे रेवेन्यू देने टैक्स देने के बावजूद भी हमें वो सर्विसेज या वो स्टैंडर्ड नहीं मिलता पाकिस्तान में, तो शायद वो ग्रेजुअली डाई डाउन हो जाए वो चीज़ और फिर एफबीआर की इंपॉर्टेंस उन्हें बेहतर रियलाइज़ हो जाए। लेकिन एज लॉन्ग एज अकेला एफबीआर के सिर्फ हम रेवेन्यू कलेक्ट करते रहें तो माइट भी हम ये इंप्रेशन इतना अच्छा ना कर सकें। लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स मिल के अगर वो अपने हिस्से की सर्विसेज दें, अगर हम हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, सिविक सर्विसेज इंप्रूव कर लेते हैं तो डेफिनेटली पीपल विल फील द डिफरेंस कि उनका दिया हुआ पैसा उन पर खर्च हो रहा है और उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बेहतर हो रहा है। तो डेफिनेटली आई थिंक ग्रेजुअली वी विल बी एबल टू चेंज आवर इम्प्रेशन। बिल्कुल, और आई थिंक दुनिया में भी ऐसे होता है ना, वो क्या इंग्लिश में मुहावरा है डेथ एंड टैक्सेस वाला, कि देखिए टैक्सेशन इज़ जनरली नेवर लव्ड एनीवेयर, लेकिन ज़रूरी होता है एक मुल्क के लिए। पाकिस्तान में दूसरा इशू ये भी आ जाता है ना कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि टैक्स नेट, ये बड़ी कॉन्वर्सेशन होती है कि जी सिर्फ सैलरीड क्लास जो है टैक्स देती है, अमीर आदमी टैक्स नहीं दे रहा,
ब्लैक इकोनॉमी बहुत बड़ी है। इस पे क्या काम कर रहे हैं एफबीआर टू इम्प्रूव द टैक्स नेट, कि जो अमीर है वो उतना ही टैक्स दे जितना सैलरी क्लास या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दे रही है, जो भी XYZ कॉरपोरेशन है। इस पे कुछ काम हो रहा है? एब्सोल्युटली शाना, आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब मेरे ख्याल पे बहुत सारी जनरल पब्लिक के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ताकि उन्हें रियलाइज़ हो कि हम बिल्कुल भी नहीं चाहते एज एन एफबीआर के जो एक तबका हमें टैक्स दे रहे हैं हम उसी पर इसका बोझ डालते रहें और वही हमें इसका टैक्स रेवेन्यू देते रहे। हम खुद ये चाहते हैं कि ये जो टैक्स का बर्डन है ये शिफ्ट हो, बैलेंस हो, इसमें टैक्स में नेट में और भी लोग ऐड हों। तो हमारा तो वैसे तो स्पेशली हमारे पास ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स स्पेस का एक पूरा विंग है जो इसके ऊपर वर्किंग करता है। फिर हमने एक जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंट इदारों के साथ इस्टेब्लिश की है, जहाँ से हमें थर्ड पार्टी डेटा आता है और उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं। और ऐसे तमाम लोग जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हैं लेकिन वो इस मुल्क में जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं रिलेटेड टू वो परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है या वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा हैं, लॉ में डिफाइंड है, या कोई वो व्हीकल्स ख़रीदते हैं, इस किस्म की इन्फॉर्मेशन के ऊपर, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स की इन्फॉर्मेशन के ऊपर फिर एफबीआर ग्रेजुअली उन लोगों तक पहुँच जाता है ताकि वो भी टैक्स नेट में ऐड हों, अपनी जो उनकी वेल्थ है, सोर्सेज हैं, अपनी इनकम को डिक्लेयर करें और जो ड्यू टैक्स उन पे भी बनता है वो अदा करें। और फिर अगर आप रिसेंटली देखें तो एफबीआर इस वक्त ना एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रन कर रहा है जिसका पर्पज़ ही है कि डिजिटली एफबीआर को ट्रांसफॉर्म किया जाए। और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिससे हम ये चाहते हैं कि हमारे पास रियल टाइम डेटा आए और हम उस डेटा की बेसिस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें और अपने टैक्स नेट को बढ़ाएं। ना सिर्फ इस टैक्स नेट को हम ब्रॉडर करना चाहते हैं बल्कि डीपन भी करना चाहते हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि एटलीस्ट जो बिजनेसमैन इस वक्त हमें अपनी सेल्स जो अपनी बिजनेस ऑपरेशंस रिपोर्ट भी करते हैं, अगर उसमें भी कोई लूप होल्स हैं तो वो भी हमें आइडेंटिफाई हो जाएं और हम उनसे भी, अगर वो अपने ड्यू टैक्सेस से कम दे रहे हैं तो वो भी अपना ड्यू टैक्स हमें पूरा अदा करें और हम और लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर लें। तो अभी इस वक्त हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो चल रहे हैं उसमें इंटरनल सिस्टम डिजिटलाइजेशन में एंड पार्ट ऑफ दैट टीम लकीली। इसके अलावा वैल्यू चेन के प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वहाँ पे मॉनिटरिंग के थ्रू ऐसा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं जिसके ऊपर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस हो। और डिजिटल इनवॉइसिंग इज़ वन ऑफ देम, कि हम ये चाहते हैं कि रियल टाइम पे डेटा आए और हमारी एक इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश हो जाए टैक्स पेयर्स के साथ। और फिर टैक्स पेयर्स को ना बेसिकली आप इस पे ये देख सकते हैं कि ऐसा मौका ना मिले कि वो कोई मैनिपुलेशन करके बाय द एंड ऑफ द मंथ हमें वो एग्जैक्ट सेल्स और वो चीज़ें रिपोर्ट ना करें जो कि एक्चुअली करनी चाहिए थी। तो अगर रियल टाइम पर इन्फॉर्मेशन आती रहेगी तो एग्जैक्ट सेल्स हमारे पास आती रहेंगी, उनके एक टर्नओवर बाय द एंड ऑफ द मंथ हम उन्हें फेयरली बता सकेंगे कि आपने इतना काम किया। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू, आई वांट टू अंडरस्टैंड कि चल कैसे रहा है सारा। पहले आप मुझे ये भी बताएं कि अगर टैक्स नेट बढ़ेगा, सब पाकिस्तान में टैक्स देना शुरू कर दें, चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो क्या ऐसा होगा फिर कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम भी कम टैक्स दें? ये कॉन्वर्सेशन बड़ी चलती है ना कि अगर वॉल्यूम पे ज़्यादा लोग देना शुरू हो जाएं तो बिल्कुल टैक्स रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। क्या ये एक बिल्कुल शायद सच है या अर्बन मिथ है ये? बिल्कुल आई एग्री विद दिस, क्योंकि अगर आप भी इस वक्त हमारे जो रीजनल पार्टनर्स हैं साउथ एशिया में उनके साथ भी कंपेयर करें और सेल्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो जहाँ जहाँ उन्होंने ऑटोमेशन को अपनी बिल्ड किया है और उसको उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया है तो ग्रेजुअली ये हुआ है कि उनके जो टैक्स था वो रिड्यूस किया है उन्होंने, रेट ऑफ टैक्स। तो हम भी देखें, अगर पिछले सालों से देखें, अगर हमने हमारा सेल्स टैक्स पहले 16% था, फिर 17 हुआ, अब 18 है इस वक्त राइट नाउ। तो हम ये फोर्सी करते हैं कि अगर हम इस तरह की कोई मेयर्स ले आएँ जिससे ऑटोमेशन हो जाए और फेक फ्लाइंग और इन चीज़ों की हमें टेंशन ना हो, तो ग्रेजुअली शायद हमारा जब टैक्स नेट बढ़ जाए तो हम भी रिड्यूस टैक्सेशन की तरफ आ जाएं। कि जो टैक्स माइट भी अगर आज 18% टैक्स रेट है सेल्स टैक्स का, तो हम इसे रिड्यूस करके हम भी इसे 12% पे ले जाएं या शायद उससे भी नीचे ले जाएं। लेकिन ऐसे सिनेरियो हो कि जहाँ पर आपके पास ना टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ जाए और लोग ड्यू टैक्सेस भी दे रहे हों और आपको ये रियलाइज़ भी हो जाए कि वाकई में एक ऐसा थ्रेशोल्ड आ गया है कि जहाँ पे हम अगर एक ट्रेंड एनालिसिस करते हैं और हम कम टैक्सेशन, कम रेट भी ऑफर करते हैं तो हम मैक्सिमम रेवेन्यू कलेक्ट कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये वाली सिचुएशन आ सकती है और डिजिटाइजेशन का एक्चुअली पर्पस भी यही है। और वो तभी अचीव होगा कि जब हम इसके लिए पब्लिक, टैक्स पेयर्स, बिजनेस कम्युनिटी ये सब हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। जब मैं आई थिंक 2012 में चाइना में एक साल रहा था तो उधर ना उस ज़माने में हर चीज़ कैश होती थी और मुझे लगता था बिल्कुल पाकिस्तान की तरह था। मतलब कार्ड आप लेके जाओ तो कोई बंदा आपको कहता था कि कैश लेके आओ वापस, तो जाके आप ATM से कैश निकाल रहे होते थे। क्या एक जेन्युइन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि चाइना में मैंने अपनी आंखों से देखा है कितना जल्दी दे वेंट फ्रॉम अ कैश इकोनॉमी टू अ कैशलेस इकोनॉमी।
हम बात तो अब देखते रहते हैं, बहुत सारी आपकी डिजिटल बैंक्स भी आ रही हैं, बहुत सारी आपके इस तरह के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं, फिर एफबीआर भी इस पे काम कर रहा है। लेकिन मतलब एलिफेंट इन द रूम पाकिस्तान का अगर लेगेसी सिस्टम की बात की जाए तो है तो एक ब्लैक कैश इकोनॉमी। ये तो है बहुत सारे पाकिस्तानियों की, अगर आपको इनकम पता ही नहीं है। अब उसका ये डिजिटल सिस्टम्स कैसे उस पे काम करेंगी कि कैश को एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि वो एक बड़ा एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। हाँ, बिल्कुल एब्सोल्युटली ये एक वाक़ई में इस वक़्त एक प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे आपने चाइना की एग्ज़ाम्पल दी है, चाइना ने जब ये चीज़ें इंट्रोड्यूस की, ऑटोमेशन की उन्होंने भी इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व किया, उन्होंने भी डिजिटल इनवॉइसिंग लेकर आए, फिर उन्होंने ग्रेजुअली इस चीज़ पे शिफ्ट किया और देयर वाज़ अ टाइम जब चाइना में सेल्स टैक्स रेट 21% था, फिर उसके बाद वो ग्रेजुअली रिड्यूस होके 13% पे आ गए। तो दे स्टार्टेड फ्रॉम समवेयर एंड देन एक्चुअली दे गॉट दैट बिल्कुल। फ्रूट ना, तो इट टेक्स टाइम। तो एफबीआई इस वक्त ऐसे इनिशिएटिव्स बिल्कुल ले रहा है, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास भी रियल टाइम इंटीग्रेशन के थ्रू ऐसा डेटा आ जाए कि उसके बाद हम उसी के ऊपर काम कर सकें, इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें और जो रेवेन्यू लीकेज है ना उसको हम प्लग कर लें। एक मुझे अगर आसान तरीके से समझाएं, रियल टाइम आप करेंगे कैसे? क्या आपके पास होगा, या लेट से रेस्टोरेंट होता है ना, तो वो पॉइंट ऑफ सेल की बात आती है। अगर डिफरेंट जगहें हों, मेरी बिजनेस में फॉर एग्जांपल पॉइंट ऑफ सेल नहीं है कि इनवॉइस हाँ, जाती है मंथ टू बिल्कुल। मंथ, आप रियल टाइम करेंगे कैसे? हियर आई वुड लाइक टू ऐड के एफबीआई ने जो पहले पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम था ये हमने लगाया था एक्चुअली इसलिए कि हमने B2C ट्रांजेक्शन्स को बिल्ड करने के लिए, बिल्कुल। बिजनेस टू कस्टमर्स की जो ट्रांजेक्शन्स थी हम उन्हें डॉक्यूमेंट करना चाह रहे थे, तो हमने POS पे, और अभी भी POS जो है वो इन फील्ड है। जी। इसी कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा सा एनलार्ज भी किया और हम इसको सप्लाई चेन में पीछे ले गए हैं, तो हमने कहा है कि अब जो ट्रांजेक्शन्स बिजनेस टू बिजनेस होती हैं उनको भी डिजिटल इन्वॉइसिंग के थ्रू इशू किया जाए। ग्रेजुअली ये जो B2C है ये भी इसी डिजिटल इन्वॉइसिंग के जो विजन है इसी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था कि ये होगा कैसे, वो ऐसे होगा कि जो FBI का जो सिस्टम है वो, और जो बिज़नेस जहाँ पे भी कोई आउटलेट है, कोई वेंडर का है, उसकी जो वहाँ पे सेल्स टैक्स इशू करने वाली इनवॉइस, जो कंप्यूटर सिस्टम, जो भी मशीन वहाँ पे इंस्टॉल है, वो और FBI का सिस्टम आपस में इंटीग्रेट हो जाएंगे और फिर रियल टाइम पे एक FBI ने डिफ़ाइन किए हुए हैं कि क्या पर्टिकुलर्स हैं एक इनवॉइस के, वो जब टैक्स पेयर की साइड से एंटर करके थ्रू API कम्युनिकेट होंगे FBR को, तो FBR उसके ऊपर वेरिफिकेशन के बाद एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर इशू करेगा और बार कोड भी QR कोड भी उसके साथ इशू करेगा। तो ठीक है। उससे वो इनवॉइस हमारे पास वेरीफाई होकर रिपोर्ट भी हो जाएगी और रियल टाइम में उसके ऊपर एक IRN नंबर भी लग जाएगा। और ये वाली इनवॉइस जो है ना वो अब हम ऑथेंटिक इनवॉइस इसी को कंसिडर करेंगे। हम्म। तो दैट्स हाउ ये, मतलब ये दो सिस्टम्स की आपस में कनेक्शन होगी कि वो एक सेल इनवॉइस की इन्फॉर्मेशन देगा और वहाँ से उसके ऊपर वेरिफिकेशन होगी, उसके ऊपर एक ऑथेंटिक नंबर लग जाएगा। मैं नॉर्मल टर्म्स में कहूँगी एक ऐसा नंबर लग जाएगा जो यूनिक होगा, तो बाद में आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि ये इनवॉइस जो है वो शायान साहब को इशू हुई थी। ठीक है, तो आप थ्रू आउट सप्लाई चेन वो एक यूनिक इनवॉइस रहेगी। खदीजा की इनवॉइस से वो इनवॉइस डिफरेंट होगी जो शायान की होगी। कंप्लायंस की कोई फ़ायदे हैं? जिस तरह जब वो पॉइंट ऑफ सेल वाली चीज़ हुई थी तो टैक्सेशन कैश अगर मैं दे रहा था तो मुझे ज़्यादा पैसे पड़ रहे थे, कार्ड पे दे रहा था तो कम पड़ रहे थे। मतलब कैरेट एंड स्टिक है ना, दुनिया में ऐसे चलता है। तो अगर मैं एक अच्छी बिज़नेस हूँ, तमीज़दार बिज़नेस हूँ, आपकी रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉलो कर रहा हूँ, क्या मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा? देखिए, कम टैक्स वाली जो सिचुएशन है ये इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉलिसी डिसीजन, क्योंकि रेट को रिवाइज करने वाली सिचुएशन में अभी हम आए नहीं हैं, क्योंकि ग्रेजुअली अभी हम थोड़ा सा ये इन्फेंसी स्टेज पर है अभी, और हम इसे अभी इस वक्त लॉन्च किया है रिसेंटली। तो FBI का नोटिफिकेशन भी है अभी, तो आई थिंक 2-3 मंथ्स हैं कि जब टैक्स पेयर्स के पास टाइम है कि वो इंटीग्रेट कर लें। दे वुड कम अ टाइम कि जहाँ हम टैक्स में रिलीफ दें। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट ना भी समझो इसे, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इसमें बहुत सारे अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आपकी रियल टाइम में वेरिफिकेशन हो रही है, आपको जो टैक्स पेयर को एक इशू आता था, क्योंकि सिंस आई एम इन IT डिपार्टमेंट ऑफ FBR एंड पराल, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि छोटे छोटे कितने डेली इश्यूज आते हैं कि जी हमने HS कोड गलत एंटर कर दिया, हमने क्रेडिट गलत एंटर कर दिया, आपकी हमारे वेबसाइट से अमाउंट पे बहुत जीरो लोग एंटर कर खुश दिया। नहीं होते हैं इसकी। आई थिंक ये ना टेक्निकल है ना, आपको कॉन्स्टेंटली चीज़ें करनी एक्चुअली पड़ती हैं। टेक्निकल है और वो कॉन्स्टेंटली आपको चेंज करनी पड़ती हैं। और फिर अब हम ये जो छोटे छोटे लूप होल्स मैंने आपको बताया ना कि रेट ऑफ टैक्स गलत कर दिया, ये अगर ये चीज़ें ना टैक्स पेयर की रियल टाइम पे 24/7 की हेल्पलाइन अवेलेबल है, आप इंटीग्रेटेड हैं, आपने इनवॉइस थ्रू की है, वो वेरीफाई होके रिपोर्ट हो गई है, तो आई थिंक उसके बाद आपको बाय द एंड ऑफ द मंथ FBR खुद आपको आपका रिटर्न पॉपुलेट करके बता देगा कि जी ये आपकी सेल्स थी, ये सारे आपके वेंडर्स थे। तो
एटलीस्ट उससे आपकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इम्प्रूव होगी, टाइम आपका कम लगेगा, माइट भी आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होती हो इससे। बिल्कुल। जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट या लोग आपने हायर किए थे माइट भी ग्रेजुअली, क्योंकि अब आपने एक सिस्टम इंस्टॉल कर ली है, आपसे तो डेटा इनपुट रिलेटिवली देते हैं, आसान हो गया। तो रिलेटिवली वो आसान हो जाएगा। हम ये फोर्स ही करते हैं कि, और फिर चांसेस ये भी हैं कि बायर और जो सेलर का जो रिलेशनशिप है ना, जो ट्रस्ट है, वो ज़्यादा बिल्ड हो जाए। मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ, चले, जो सेल्स टैक्स का कॉन्सेप्ट है वो ऐसे है कि जब हम एक सेल्स टैक्स की इन्वॉइस इशू करते हैं तो आप बायर से चार्ज करते हैं सेल्स टैक्स, ठीक है। और उसके बाद अब बायर को एक इन्वॉइस मिल गई है, लेकिन अब उसे ये तो पता है कि उसे सेल्स टैक्स चार्ज हुआ है, वो इस ट्रस्ट प्रिंसिपल पर आपको पूरी पेमेंट कर रहा है कि आपने उसमें से जो टैक्स का पैसा होगा सेल्स टैक्स का, वो आप गवर्नमेंट को जमा करा देंगे। तो अब अगर आप मैनुअल सिस्टम में हैं या आपने वो प्रॉपर्ली पहले, इससे पहले वो इन्वॉइसेस डिक्लेयर नहीं की, तो माइट भी आपने उस इन्वॉइस का टैक्स एटलीस्ट गवर्नमेंट को पे ना किया। बिल्कुल। लेकिन जब आप रियल टाइम में कम्युनिकेट कर देंगे और बायर और सेलर दोनों को उस यूनिक इन्वॉइस नंबर की एक्सेस होगी एफपीआर के सिस्टम पर, तो एटलीस्ट बायर को ये इंश्योर होगा कि जो टैक्स मेरे से कलेक्ट हुआ था वो एटलीस्ट गवर्नमेंट को चला भी गया। तो एक तो इससे आपका अपना रिलेशनशिप अपने बायर्स के साथ, बिजनेस को ये फ़ायदा भी हो सकता है। और एक और चीज़ होती है कि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी ना, आपका कंपेटिटिव एज भी होगा। आप एक अगर एफबीआर के कंप्लाइंट टैक्स पेयर हैं, इंटीग्रेटेड हैं, डेटा प्रॉपर्ली आता है, आपकी अपनी क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ जाती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक डेडलाइन कंप्लायंस की डिफरेंट होगी कॉर्पोरेट, एसएमई, स्मॉल बिजनेस के लिए, या सेम सॉर्ट ऑफ कंप्लायंस की डेडलाइन है? और दूसरा, अब मतलब ये भी सवाल पूछना पड़ेगा कि अगर ना करें, बहुत सारे लोग आई एम श्योर ये पॉडकास्ट देखते हुए सोच भी रहे होंगे कि नहीं करना, तो अगर वो ना करे तो उनके साथ क्या होगा? अच्छा, चलें पहले सवाल पर आते हैं कि टाइम लाइन्स, डेडलाइंस डिफरेंट हैं या क्या है। तो फ़िलहाल तो ना एफबीआर ने एक जो रिसेंटली एसआरओ किया है उसमें प्रॉपर्ली मेंशन किया है कि डिफरेंट नेचर ऑफ टैक्स पेयर्स के हिसाब से, कि आपके टर्नओवर के हिसाब से, आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप कंपनीज़ में आपका जो भी थ्रेश होल्ड है टर्नओवर का, या आप इंडिविजुअल एओपी हैं, या आप अदर रजिस्टर्ड पर्सनस में किसी कैटेगरी में शामिल होते हैं, तो सारे सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन ने, एक तो पहली बात, सबने रजिस्टर होना है, सबने इंटीग्रेट होना है, चाहे वो कॉर्पोरेट है या नॉन कॉर्पोरेट है। सेकेंडली, टाइमलाइंस जो हैं वो सबके लिए डिफरेंट रखी गई हैं। अभी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डिफरेंट है, टेस्टिंग का एक प्रॉपर टाइम दिया गया है, और उसके बाद आपको आगे ये भी बताया गया है कि आपने ये रोल आउट कब से करना है, कि आपने उस एक कट ऑफ डेट है, वहाँ से फिर आपने वो अपनी डिजिटल इन्वॉइसिंग ही स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो एफबीआर ने कीपिंग इन माइंड के नेचर ऑफ टैक्स पेयर्स डिफरेंट है, तो प्रायोरिटी पे उन्हीं को लेना चाहिए कि जो आपके हाई रेवेन्यू स्पिनर्स हैं, तो आप उनको पहले इंटीग्रेट करें और बाद में बाकियों को इंटीग्रेट करें। तो वो एक ऐसा रो एग्जिस्ट करता है। चलें, एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड कर देती हूँ कि अगर किसी टैक्स पेयर को कोई इशू आ जाता है, दे इंटेंड टू इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेशन करते हुए ही अगर आपको कोई मसला आ रहा है और आप वो टाइमलाइन फॉलो नहीं कर रहे, जिसका मैंने भी जिक्र किया है, एसआरओ में मेंशन है, तो ये प्रोविज़न भी रूल्स में रखी गई है कि आप कमिश्नर को अप्लाई कर सकते हैं। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू जो आपकी जुरिस्डिक्शन के हैं, ठीक है। वो आपको अगर आपकी जस्टिफाइड रीज़न है तो उस पर आपको वो एक्सटेंशन भी ग्रांट कर सकते हैं। तो एफबीआर इज़ कोऑपरेटिव इनफ कि हम चाह रहे हैं कि भाई हम क्योंकि खुद मेरा भी अगला आपको सवाल रिलैक्स यही टाइम था। देते हैं, हम खुद भी आपको रिलैक्स टाइम देते हैं, और फिर उसके बाद हम अगर आपको फर्दर कोई इशू है तो उसके लिए भी हम आपको एक्सटेंडेड टाइम पीरियड दे सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि एक्सटेंशन का तो आई एम श्योर अब अगला सवाल ही यही होना था कि लोगों ने मांगनी तो थी। अच्छा, जो अब दूसरा सवाल था आपका, तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल था कि जी इसके बाद अगर नहीं करता कोई तो फिर डंडा एफबीआर क्या क्या है? करेगा? तो देखिए, जहाँ कोई रूल्स बनाए जाते हैं तो वहाँ पे ये भी तो ज़रूरी है कि उनकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई स्टिक का बंदोबस्त किया जाए ताकि बिल्कुल। वो रूल्स इन्फोर्स हो सके। तो वैसे तो जो डिजिटल इन्वॉइसिंग है, इट्स अनदर नेम ऑफ काइंड ऑफ इन्वॉइस। जो पहले इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस हम नहीं कहते थे, हम इसे एक नॉर्मल इन्वॉइस कहते थे। और इन्वॉइस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को एक स्पेसिफिक इन्वॉइस इशू करना बहुत ज़रूरी है। हियर आई एम्फसाइज अगेन कि हमने रूल्स में डिफ़ाइन किया हुआ है, लॉ में डिफ़ाइन किया हुआ है कि एक सेल्स टैक्स इन्वॉइस के क्या पर्टिकुलर्स होते हैं। उसमें डिफाइंड है कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन बायर सेलर की देनी है, प्रोडक्ट की देनी है, टैक्स की देनी है, तब उसको आप सेल्स टैक्स इन्वॉइस कहते हैं। ठीक और है। अगर आप उस तरह की इन्वॉइस नहीं इशू करते, बीइंग अ रजिस्टर्ड सेल्स टैक्स पर्सन, तो आपको वही पेनल्टी लगेगी जो लॉ में ऑलरेडी गिवन है। और वही पेनल्टीज़ अभी डिजिटल इन्वॉइसिंग को फॉलो ना करने के लिए भी वही पेनल्टीज़ लगेंगी। तो पेनल्टीज़ ऑलरेडी देयर, वो तो पहले भी वहीं पे थी। अब हमने वही पेनल्टीज़ जो हैं वो डिजिटल इन्वॉइसिंग एनफोर्स नहीं करेगा अगर कोई, तो उस पर एक्सटेंड कर दी हैं, बिल्कुल। तो उस पर भी वही लागू हो जाती हैं। अच्छा, तो पेनल्टी तो शुरू दिन से हमारे कॉन्सेप्ट में, हमारे लॉ रूल्स में गिवन थी। हाँ, आई गेस हर जगह भी ऐसे ही होता है। खैर, मैं ये भी पूछना चाह रहा था ना कि स्पीड बढ़ेगी। मैं अगर अपना एग्जांपल दूं,
बायर और सेलर जब एक इनवॉइस होगी तो क्या वो दोनों रियल टाइम देख सकते हैं? क्योंकि एक और बहुत बड़ा मसला बिजनेस में पाकिस्तान में ये होता है कि जी अभी जिस तरह ये जमील बैठे हुए हैं, ये इनवॉइस बनाएंगे, फिर वो हमारे अकाउंटेंट वकार से बात करेंगे, फिर हम उनको भेजेंगे, फिर क्लाइंट कहेगा नहीं नहीं इसको वापस ऐसा करो। ये इनवॉइस बनाते बनाते क्लियर होते होते ना 5 दिन तो ये नुक्तों में लड़ाइयाँ होती हैं। क्या रियल टाइम में दोनों वही इनवॉइस देख पाएंगे या ये भी हो रहा होगा कि जी वो तुम्हारे सिस्टम में अपलोड होगी, ये तुम्हारे सिस्टम में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि ये फिर अगला क्लाइंट से हमारी लड़ाइयाँ चलेंगी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ऐसे इश्यूज़ बिल्कुल भी अराइज़ नहीं होंगे। रियल टाइम पे बायर और सेलर को वो सेम इनवॉइस अपीयर हो रही होगी। तो बायर की ये सैटिस्फैक्शन हो सकती है कि जो इनवॉइस उसको इशू की गई थी, जो उसके हाथ में है, वही सेम पर्टिकुलर्स, वही डेटा, वही टैक्स अमाउंट सिस्टम में भी नज़र आ रही है उसको। तो रियल टाइम वो दोनों वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसीलिए मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ये रियल टाइम वेरिफिकेशन भी है, रियल टाइम रिकन्सिलेशन भी है। तो आप वो बायर और सेलर आपस में रिकन्साइल कर सकते हैं ईज़िली के अब वो वाला इशू नहीं होने रहेगा कि वो इंतज़ार करे उसका कि आपने डाल दी है इनवॉइस, नहीं डाली है, मैं उस पे इनपुट क्लेम नहीं कर पा रहा। माइट भी थोड़ी सी बातें मैं ज़रा टेक्निकल हो रही हूँ। नहीं नहीं वो तो नहीं डेफिनेटली आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि ट्रांसपेरेंसी का इशू सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लोगों को टैक्स देने से ज़्यादा ना उनको ऐसा फील होता है कि सिर्फ वो ही टैक्स दे रहे हैं। ये मैं हम इस पॉडकास्ट पे अगर हमने 300 प्लस गेस्ट बुलाए ना, हर सो फॉर एग्जांपल अगर टेल्को से कोई आएगा उन्हें लगता है सिर्फ वो टैक्स देते हैं, अगर बिग टबैको से कोई आएगा तो लगता है उनको सिर्फ वो टैक्स देते हैं, सैलरीड क्लास को लगता है वो सिर्फ टैक्स देते हैं, रियल इस्टेट को लगता है सिर्फ वो टैक्स देते हैं। अगर आप इस सब का अब तो जो फ़ोन ख़रीदता है, गाड़ी का मैन्युफैक्चरर, तो क्या ऐसा है कि सब टैक्स दे रहे हैं या सब टैक्स नहीं, जो टैक्स नहीं दे रहे उनको हम टैक्स नेट में ला रहे हैं, लेकिन फॉर अ नॉर्मल पर्सन ट्रांसपेरेंसी कैसे आप बढ़ाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा आई थिंक लोगों को इशू ये है ना कि यार मुझसे ले रहे हो तो उससे भी लो, राइट? सो वो कोई सिस्टम्स होंगे, मैकेनिक्स होंगे वेयर ट्रांसपेरेंसी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस? बिल्कुल, देखिए आपकी बात बिल्कुल आई एग्री कि ऐसे ही होता है कि जो भी टैक्स पेयर है, सिंस उसको क्योंकि अपने रिकॉर्ड्स के बारे में अंदाज़ा है, तो उसे लगता है कि शायद हम ही टैक्स दे रहे हैं खाली इस मुल्क में और मेरे ही पैसे से शायद सारा काम चल रहा है। और वैसे बात उस हद तक उनकी हद तक ठीक भी होती है क्योंकि ऑफ कोर्स उन्हें दूसरे के टैक्स रिकॉर्ड्स का अंदाज़ा तो नहीं है। जहाँ तक बात है ट्रांसपेरेंसी की, तो उस पे आई वुड से कि जो डिजिटल इनवॉइसिंग है ना, उसका पर्पज़ ही ये है कि आप जो भी आपका सेल्स का डेटा है ना, वो आपको रियल टाइम में हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और हम उसी इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके रिटर्न पॉपुलेट करके टैक्स पेयर को दिखा दें। तो वो जो ट्रांसपेरेंट रहे ये सिस्टम बिल्कुल। अच्छा, सेकेंडली इस पे बात ये आ जाती है कि हम ये इंश्योर कैसे करेंगे कि ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं और सिस्टम लाइव है और हमें इनवॉइसेस प्रॉपर्ली रिपोर्ट हो रही हैं और सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है, कहीं पे कोई लूप होल नहीं है इसमें। तो इसके लिए भी एफबीआर ने जो है वो जहाँ हमने कंप्लाइंस को इंश्योर करने के लिए कुछ रूल्स में डिफ़ाइन की हैं कि अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते तो क्या आपके साथ पेनल्टीज़ वगैरह हो सकती हैं। ऑन द अदर साइड एफबीआर चाह रहा है कि इस वक्त हम एक ना सेंट्रल कंट्रोल यूनिट हम बना लें। एफबीआर इज़ इन अ फेज़ कि हम वो अभी बनाने वाले हैं और हमने उस पे आपके पास मतलब एफबीआर के पास रियल टाइम में वो सारा डेटा ऑन द स्क्रीन डेली टैक्स पेयर्स का नज़र आ रहा होगा। उसकी बेसिस पे एक ट्रेंड एनालिसिस डेवलप किया जाएगा और हम ये फोर्सी कर रहे हो, हम ये देख रहे होंगे कि यार ये अगर इसका पिछले महीने का ये ट्रेंड डेवलप हुआ था इनवॉइसेस इशू करने का और इस महीने में इस तारीख तक ये है, तो ये नॉर्मल ट्रेंड में जा रहा है इस वक्त, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये कैसा है। तो एक तो ये है कि हम सेंट्रल कंट्रोल यूनिट इस्टेब्लिश करके डायरेक्ट मॉनिटरिंग, जो डेटा हमारे पास आएगा हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जिसका मैंने भी जिक्र किया है कि कंप्लाइंस रिस्क मैनेजमेंट हम एक हमने मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है जो आपकी किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी को फ्लैग कर देगा टैक्स पेयर की, तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है। और थर्ड जो है कि इस वक्त एफबीआर ने एक इनलैंड रेवेन्यू एनफोर्समेंट नेटवर्क टीम्स बनाई हैं कि जो कि रैंडमली डिफरेंट इंटीग्रेटेड यूनिट्स पे टैक्स पेयर्स के पास विज़िट करेंगी और फिजिकली चेक करेंगी कि सिस्टम जो है वो इंटीग्रेटेड है और लाइव है। इस वक्त हमारे पास सेल्स उनकी रिपोर्ट हो रही है बिल्कुल, और जैसे अगर आप कहीं पे कोई इशू है रेस्टोरेंट्स तो वगैरह में उसको भी बीच में हो रहा था यस कि बिल्कुल हाँ, एब्सोल्युटली ऐसे ही, और फिर रैंडम अगर स्पॉट कोई चेक इशू जो है होता है। तो उसकी अकॉर्डिंगली उसको फिर फिक्स कर लिया जाए एज पर रूल्स। अच्छा, हाउ डज दिस चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन एफबीआर एंड बी2बी कंपनीज? क्योंकि देखें ये मैं कैसे कहूँ, ये एक डिफरेंट दुनिया इस तरह भी होगी ना कि देखें आपकी वो पर्टिकुलर एफबीआर का बंदा जो आपके पास आ रहा है, पहले तो डेटा जो है वो
किताबों में जब दिया जाता है तो उसमें हमेशा वही वाली बात आ जाती है ना, जिस तरह एक पुलिस ऑफिसर है, अगर वो अच्छा आदमी है तो वो मुझे शायद एक टिकट ना दे 2 इंच लाइन ऊपर से होने के लिए, अगर वो उसका भी मूड ख़राब है या वो मुझे पसंद नहीं ख़ास कर रहा तो वो मुझे टिकट उधर देगा लेटर ऑफ द लॉ पे। इससे ये भी चीज़ें ऐसी होंगी ना कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो रिलेशनशिप तो चेंज होगी ना बिटवीन एफबीआर एंड बी2बी कंपनीज़। इट्स माई बिलीव, मुझे ऐसे लगता है कि जब हम इस किस्म की इंटरवेंशंस के जहाँ हमारे पास डेटा जो है वो करेक्ट आना शुरू हो जाए और हम डिजिटल इन्वॉइसिंग को प्रॉपर्ली इन्फोर्स कर लेंगे, तो जो हमारा रिलेशनशिप है विद द टैक्स पेयर्स वो इम्प्रूव करेगा। उसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि जब ट्रांसपेरेंसी होगी ना, देखिए जब हमारी ऑफिसर एंड से, टैक्स कलेक्टर की एंड से, अगर मुझे लगता है कि थ्रू आउट द मंथ आप लाइव भी रहे हैं, अवेलेबल भी रहे हैं, आपके सिस्टम की इन्वॉइसेस रिपोर्ट भी होती रही हैं, तो और आपका वेरीफाइड डेटा इस वक्त मेरे पास आ गया है, तो कोई गुंजाइश नहीं बचती कि मैं आपके पास अननेसेसरी डाउट करके मजीद आपसे अननेसेसरी रिकॉर्ड मंगाऊँ या आपको किसी और लिटिगेशन में डालूँ, तंग करूँ। हाँ, तो मतलब आप चले, हाँ, टैक्स पेयर के हवाले से तो आपको तंग ही लगेगा, हमें तो ऐसे ही फील हाँ, होगा ना। आपको ऐसे ही लगेगा, लेकिन हम क्योंकि वो नेचुरली जब कोई रेस्पॉन्डेंस करते हैं तो वो अगले बंदे को तो शायद तंग ही लगता है, लेकिन हम कोई नोटिस भेजें या किसी किस्म की कोई और इंक्वायरी करें, तो शायद क्योंकि इस वक्त ना थोड़ा सा टेक्निकली एक्सप्लेन करूँ तो हमने जो डिजिटल इन्वॉइसिंग है ये POS से डिफरेंट है। इसमें आपके पास पीछे सैंड बॉक्सेस हैं और उसमें सैंड प्रॉपर, बॉक्सेस का क्या मतलब है? वो आपके पास पीछे जो आपने टेक्नोलॉजी यूज़ की है ना, उसमें हमने पहले से सेक्टर वाइज कुछ पैरामीटर्स, कुछ क्वालिफिकेशंस इंट्रोड्यूस किए हैं, और हर वो सेक्टर जो उसमें इंटीग्रेट होता है तो पहले उसने उन क्वालिफिकेशंस को पूरा करना होता है। उसके बाद जब वो उन क्वालिफिकेशंस को पूरा कर लेता है, और हमारी ये है वो इंटीग्रेशन का प्रोसेस जो कि हमने ये रखा है, रूल्स में हमने डिफाइन किया है कि क्योंकि इट्स नॉट ईजी फॉर एवरी टैक्स पेयर टू बी सो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग उनकी हो कि वो खुद से काम कर लें, तो लाइसेंस इंटीग्रेटर्स अवेलेबल हैं जो उनको इस चीज़ पे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वो जब इन्वॉइस जब वो इन सारे पैरामीटर्स पे पूरा करने के बाद इंटीग्रेट होते हैं और इन्वॉइस भी वेरीफाइड हो जाती है और हमारे पास रिपोर्ट हो जाती है, तो फिर शक की गुंजाइश कम हो जाती है, नहीं रहती, और हमारा जो ट्रस्ट जो का रिलेशनशिप है ना वो इम्प्रूव करता है। और फिर हम अगर टैक्स पेयर पर देखिए, हमारा भी पर्पस क्या है कि बिजनेसेस जो हैं वो ग्रो करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आए, तो ऑफ कोर्स फिर अगर हमारी कोई वो इंटरेक्शन के पॉइंट्स कम हो जाएंगे इस तरह से, हम भी तो एक पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ मूव करना चाहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट स्टेप, क्योंकि पेपरलेस इकोनॉमी हमें तो शायद, खैर एनी स्टेप टेकन एट एनी टाइम अच्छा है, लेकिन हमें ये शायद पहले भी ले लेनी चाहिए, बिकॉज इससे बहुत सारी चीज़ें ना, वही वाली बात है ना, दूध का दूध पानी का पानी, आसान हो जाता है ये चीज़ें। बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई इश्यूज हों, कुछ समझ नहीं आ रही हो, एंड दिस इज़ फॉर दोज फ्रॉम अकाउंटिंग जो शायद ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, सपोर्ट गाइडेंस किधर जा सकते हैं? वो क्या है कोई चीज़ें, क्योंकि एक बहुत साइज़मिक शिफ्ट है ना, बहुत सारे आपके पाकिस्तान की बिजनेसेस या अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स बिजनेसेस के टैक्स हैवी उस तरह नहीं है। सो अगर कोई इश्यूज या कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं तो हाउ विल दे मैनेज दैट इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म? इस वक्त जो FBR है वो बहुत हम कॉपरेशन एक्सटेंड कर रहे हैं। 24/7 हेल्पलाइन अवेलेबल है, वो एक फ़ोन नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेरी है टैक्स पेयर का वो उस वक्त वहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा एक FBI की ईमेल है, हेल्पलाइन ईमेल है, आप उसके ऊपर ईमेल भी कर सकते हैं। सेकेंडली, क्योंकि जो डिजिटल इनवॉइसिंग है इसमें होना ही थ्रू लाइसेंस इंटीग्रेटर्स है, तो जो लाइसेंस इंटीग्रेटर्स हैं इस वक्त जो जितने लाइसेंसीज़ हैं FBR के, वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और वन स्टेप फर्दर ऐसे तमाम टैक्स पेयर्स के जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन नहीं फेस करना चाहते, तो वो ये कर सकते हैं कि FBR ने रूल्स में ये मेंशन किया है कि पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड इंटीग्रेशन की सर्विसेज जो है डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट देगा। अच्छा। तो वो किसी भी वक्त टैक्स पेयर जो है वो पराल को भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर देयर क्वेरीज कि उन्होंने इंटीग्रेट होना है, उनको क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सो FBR इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट कि हम इस ड्राइव को सक्सेसफुल बना सकें। ठीक है, और कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बिल्कुल ही मैंडेटरी हो हर इनवॉइस पे? हमारे पास जो इनवॉइस है इसका एक स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर ऑलरेडी एक्ट में भी डिफाइंड है, सेल्स टैक्स एक्ट में, और उसके बाद जो हमने डिजिटल इनवॉइसिंग के लिए जो हमने चैप्टर इंट्रोड्यूस किए है रूल्स में, उसमें भी प्रॉपरली रूल में डिफाइंड है, और ऑलमोस्ट A to Z देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स कि जिसमें अगर मैं सेगमेंट वाइज कहूँ तो एक तो वो इनवॉइस के जैसे इनवॉइस का अपना एक यूनिक नंबर है, QR कोड है, फिर उस सॉफ्टवेयर मशीन का रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर सप्लायर की डिटेल्स हैं, बायर की डिटेल्स हैं, टैक्स रिलेटेड डिटेल्स हैं, अगर आपने कोई एग्जाम्पशन रिड्यूस रेट कहा है, कुछ उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो वो ऑलमोस्ट ये सारे वो चीज़ें हैं जो ऑलरेडी भी इस वक्त मोर और लेस जो करंट प्रैक्टिस में जो हमारा सिस्टम अभी चल रहा है इनवॉइस इशू करने का,
उसमें भी इनवॉइस मैनेजमेंट में मोर और लेस वही सारे पर्टिकुलर्स अवेलेबल हैं। तो ऐसी कोई हिंड्रेंस टैक्स पेयर को नहीं आएगी कि वही हो कि जी हम बहुत ज़्यादा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। इन पर्टिकुलर्स तो डिफाइंड हैं और वो इस वक्त भी ऑलमोस्ट वही चल रहे हैं। हम्म। एक अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट से के आपसे सवाल पूछूं, ब्यूरोक्रेसी के बारे में पाकिस्तान में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन होती है। आप CSS ऑफिसर हैं, एक कॉन्वर्सेशन इसमें ये भी होती है कि जी ब्यूरोक्रेसी टैक्स हैवी नहीं है, एंड दिस इज़ ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉन्वर्सेशन। आपको लगता है कि क्या हमारी आपने कितने साल पहले CSS का एग्ज़ाम क्लियर किया था? मेरी लेंथ ऑफ सर्विस 12 ईयर्स है। 12 ईयर्स है, सो 13 ईयर्स अगो शायद। हाँ, Yeah. अगर हम जो ब्यूरोक्रेसी है उसको टेक्नोलॉजी से मैरी करने की बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस पाकिस्तान में चलती रहती हैं, तो मैंने कहा मैं आपसे डायरेक्टली पूछ लूँ कि क्या तरीके हो सकते हैं फॉर अ गुड सिविल सर्वेंट टू आल्सो अंडरस्टैंड, क्योंकि दुनिया रैपिडली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है ना। अगर आप बाहर भी देखें, द एडवेंट ऑफ AI, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द वर्ल्ड इज चेंजिंग। सो इज आर ब्यूरोक्रेसी चेंजिंग विद इट, कि जो पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स अब जिस रेट पे हो रही हैं यार, मतलब दुनिया में नाउ यू हैव टू नो टेक्नोलॉजी। सो व्हाट डू योर थॉट्स ऑन दिस, के ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान? आई वुड से कि ग्रेजुअली वाकई में हम भी, क्योंकि एक वक्त की ज़रूरत भी है कि बिल्कुल। हम भी टेक्नोलॉजी को उसी तरह अडाप्ट कर लें जिस तरह बाकी दुनिया में चल रहा है। और ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि ये अगर एज़ फार एज़ ऑफिसेज इज़ कंसर्न तो वाकई में वहाँ पे तो हमने चीज़ों को डिजिटलाइज किया है। और अगर आप आई वुड टेक अ प्राइड कि FBR अगर आप कंपेयर करें इस वक्त तमाम गवर्नमेंट के इदारों में, तो आपको सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन FBR में नज़र आएगी। अच्छा। तो आई कैन क्लेम दैट कि सबसे ज़्यादा ऑटोमेशन आपको FBR में नज़र आएगी। और बाकी जो ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप्स हैं उसमें भी आई सी, क्योंकि ग्रेजुअली वहाँ पे भी पेपरलेस इन्वायरमेंट रखना इम्पॉर्टेंट बनता जा रहा है और वो भी टेक्नोलॉजी शिफ्ट उस तरफ भी आ रहा है। और रिसेंटली क्योंकि यहाँ पे इस्लामाबाद में तो यू माइट बी फेमिलियर विद इट कि ऑफिस के नाम की एक एप्लीकेशन भी इंट्रोड्यूस कर दी गई है और सारी मिनिस्ट्रीज़ में, सारे फेडरल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में इस वक्त कोरेस्पॉन्डेंस जो है वो ऑफिस के थ्रू होती है, इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस। वो हम चाहते हैं कि हम ये पेपर वाली इन्वायरमेंट से बाहर निकलें। तो आई वुड से कि और डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो करवाई जा रही हैं अब ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को टू गेन दिस नॉलेज ऑफ IT, वो भी आई थिंक कि हम ब्यूरोक्रेसी भी ये रियलाइज़ कर रही है कि इट्स अ हाई टाइम कि हम ऑफिसर्स को ना उस पुराने इन्वायरमेंट से निकालें और रियल टाइम जो लर्निंग है वो टेक्नोलॉजी पे बेस करती हो। तो AI ML इनकी को यूटिलाइज़ करना, क्योंकि हमारे तो क्योंकि इदारा भी ऐसे कि हम फाइनेंशियल एनालिसिस वाली चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। तो हम तो अभी हमने जो CRM इंट्रोड्यूस भी किया है, कंप्लायंस रिस्क मैनेजमेंट, उसमें भी हमने मशीन लर्निंग को यूटिलाइज़ किया। अच्छा। तो आई से कि FBR इज़ ऑन अ राइट ट्रैक फॉर दिस काइंड ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड आई होप एंड आई सी के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी बाकी जो है जहाँ तक उनकी ज़रूरत है डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ना, आई थिंक वो भी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं अब। अच्छा, अगर मैं आपसे आखिरी ये सवाल पूछूं कि आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान है ना, हर बंदे के पास आजकल एक डिफरेंट ओपिनियन चल रहा है। किसी को लग रहा है पाकिस्तान ऑन द प्रेसिपिस ऑफ उड़ने वाला है, किसी को लग रहा है डूबने वाला है। एक इतना इंटरेस्टिंग टाइम है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जियोपॉलिटिकली, डोमेस्टिकली, क्योंकि एक्चुअली ओपिनियन बहुत वेरी करता है कि क्या होने वाला है आगे। तो मगर आपका पूछूं, खतीजा का क्या ओपिनियन है? क्या पाकिस्तान, आप तो सिविल सर्विस में हैं, आप एक डिफरेंट लेंस से दुनिया को देख रही हैं, आप FBR में एक डिफरेंट लेंस से दुनिया को देख रही हैं, क्या पाकिस्तान का फ्यूचर आपको लग रहा है? क्या बेहतरी आ रही है या अब हम और मज़ीद मुश्किल में पहुंचने वाले हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, पॉलिटिकल है, सोशो इकोनॉमिकल है, आप इन सब एंड्स पे ना बेहतरी आ रही है। अगर आप देखें तो ग्रेजुअली इन्फ्लेशन भी रिड्यूस हुआ है और जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं हमारे वो भी इम्प्रूव हुए हैं। तो हमारी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उसने हमारी ओवरऑल इन्वायरमेंट पे बहुत अच्छा असर किया है। हम ये फोर्सी करते हैं कि नियर फ्यूचर में एब्सोल्युटली अगर हम इसी तरह की पॉलिसीज़ को कंटिन्यू करते हैं तो हम एक बेहतर ग्रोथ मिलेगी पाकिस्तान को और FBR को। और हम फिर उस वक्त ना एक ऐसी पोजीशन पर होंगे कि हम फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी अट्रैक्ट कर सकें पाकिस्तान में। और जो ओवरऑल सिचुएशन है इकोनॉमी की वो मेरे नज़दीक जो है ना वो अभी बेहतर हो रही है और आई फोर्सी कि उसने बेहतर ही होना है आगे भी। अच्छा, तो
इस सब में मैं अगर आपसे आखिरी इस नोट पे ख़त्म करना चाहूँ कि जनरल पब्लिक क्या कर सकती है। मैंने बहुत ज़्यादा, अगर पॉइंट ऑफ सेल के में से पहले बात कर रहे थे, तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा है रेस्टोरेंट्स वगैरह में ना, लोग अब कहते हैं कि नहीं, मुझे इनवॉइस दिखाओ, मुझे दे वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम दैट हेल्प्स पाकिस्तान या द टैक्स नेट। तो इस पर्टिकुलर डिजिटल इनवॉइसिंग की अगर मैं आपसे बात करूं या ये इकोसिस्टम में जनरल पब्लिक का क्या रोल हो सकता है? जब तक ये अवेयरनेस, जब तक इस चीज़ की इम्पोर्टेंस की जो है ना रियलाइजेशन जनरल पब्लिक को नहीं होगी ना, एफबीआर कैन नॉट अलोन इम्प्लीमेंट दिस सिस्टम। क्योंकि जिसको इनवॉइस इशू की जा रही है ना, उसको भी तो इतना अटेंटिव होना चाहिए कि जो इनवॉइस उसके हाथ में आई है, क्या उसका लुक एंड फील एक डिजिटल इनवॉइस जैसा है, क्या उसके ऊपर वो पैरामीटर्स हैं। और जब उसके ऊपर एक नंबर गिवन है तो एफबीआर ने डेफिनेटली आपको एक मैकेनिज्म भी दिया है कि आप उसके ऊपर दिए हुए नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। जिस तरह पीओएस में था, इसी तरह आपके पास यहाँ पे भी इनवॉइस रेफरेंस नंबर को वेरीफाई करने का तरीका मौजूद है। तो मेरा ये कहना है कि, या मेरी ये रिक्वेस्ट होगी जनरल पब्लिक से, कि उसमें आपके पास बिजनेस भी आ जाते हैं कि जब कोई एक बिज़नेस दूसरे से कोई इनवॉइस देता है तो वो इंश्योर करे कि वो अपनी ये जो ट्रांजैक्शन है वो करे ही किसी इंटीग्रेटेड यूनिट के साथ, और ख़ुद भी वो इंटीग्रेटेड हो और दूसरे भी इंटीग्रेटेड यूनिट के साथ करे, ताकि उन दोनों की क्रेडिबिलिटी हमारे नज़दीक जो है वो बढ़े। और अगर आप पॉइंट ऑफ सेल की बात करें जो इस वक्त B2C के लिए इम्प्लीमेंटेड है, तो आई वुड से कि पब्लिक अगर ये इंटरेस्ट ले रही है ना, तो दिस वुड बी ए सक्सेस फॉर एफबीआर, कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि आपके पास जो इनवॉइस आ रही है वो आपको फेक लग रही है और उसमें एफबीआर का क्यूआर कोड और नंबर नहीं है, तो आप ज़रूर जो आपका वेंडर है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, उससे एक डिजिटल इनवॉइस हमेशा मांगें उससे, और उसको आप वेरीफाई भी करें। और अगर इन एनी केस वो इनवॉइस आपके पास वेरीफाइड नहीं आती, तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो एफबीआर विल ऑल्सो अप्रिशिएट दोज विसल ब्लोअर्स के जो हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दे सकें कि जहाँ पे लोग शायद इनवॉइसेस इशू तो डिजिटल फॉर्म में कर रहे हों, लाइक जैसे पीओएस इनवॉइसेस है, लेकिन वो आपके पास वेरीफाई नहीं होती। तो बिल्कुल। एफबीआर इज़ रेडी टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। सो आई वुड से कि जनरल पब्लिक कैन प्ले अ वेरी पॉजिटिव रोल इन दिस रिगार्ड। बिल्कुल, एंड आई थिंक वही वाली बात है ना कि इट्स नॉट कि हम एक दूसरे के खिलाफ हों, लेकिन ये डिजिटल इकोसिस्टम पे जब एक दूसरे को फोर्स करेंगे तो सबका फ़ायदा है लॉन्ग टर्म। एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक कि अच्छा है, एंड मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है लोगों को सॉर्ट ऑफ टेक दैट इनिशिएटिव, और अच्छी बात है। आई थिंक ये चीज़ें विल हेल्प अस सॉर्ट ऑफ बिल्ड द न्यू फ्यूचर। तो खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें थैंक यू टाइम वेरी दिया। मच। बहुत कुछ सीखने को मिला। इंशाल्लाह होपिंग फॉर द बेस्ट। आपको वापस भी बुलाएंगे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ़ यू एंजॉयड आवर कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वी विल सी यू फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट।